बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि रिलेशनशिप्स पर कोई वीडियो बनाई जाए, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि उनको डील कैसे करना है, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आज रिलेशनशिप्स पर बात करने के लिए स्पिरिचुअल टॉक विद एला गोस्वामी में जुड़ रही हैं लाइफ कोच एंड एनर्जी हीलर पायल शर्मा। पायल जी लगभग 20 साल से इंटीग्रेटेड एनर्जी हीलर और लाइफ कोच के तौर पर कई सारी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स करती आई हैं। तो पायल जी, बिना देरी करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स एंड एनर्जीज पे। तो जो सबसे पहला मेरा सवाल है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत प्योर और बहुत ज्यादा कनेक्टेड माना जाता है, लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ईगो फाइट्स बहुत आ गई हैं। लेकिन आप लड़ झगड़ कर तो रह नहीं सकते, और ना ही आप नाराज होकर रह सकते, और ऐसा भी नहीं होता है कि आप जरा सा फाइट हुआ और आप अलग हो जाओ, वो भी नहीं हो सकता। तो कैसे साथ में रहकर इस ईगो फाइट से हम बाहर आ सकते हैं? तो देखिए, पहले ये हमें समझना होगा कि इस फाइट के बारे में अगर हम थोड़ा सा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हम आ कहाँ से रहे हैं, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड कहाँ से आता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटी एज अ सोसाइटी पेट्रियार्कल रही है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वीमेन डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर, है ना। हम पावरलेस फील करते थे। अगर हम अपनी मदर्स, ग्रैंड मदर्स को देखें तो मोस्टली दे डिडंट हैव एनी पावर ऑफ पोजीशन, और पावर ऑफ मनी उनके पास नहीं था। तीसरी तरीके की पावर होती है पावर ऑफ सेल्फ, है ना। तो पावर ऑफ मनी किसके पास है? एक मेल के पास है। पावर ऑफ पोजीशन किसके पास है? मेल के पास है। तो हम क्या करते थे नॉर्मली, मैं पावरफुल फील करने के लिए क्या करूंगी, मैं उस हस्बैंड पे, उस बेटे पे लैच ऑन करूंगी। एंड दैट इज द रीजन कि अगर हम देखें तो मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ के आर्ग्यूमेंट्स होते थे। इस जनरेशन के साथ या पिछले 20-30 सालों में क्या हुआ है कि अब women also have that kind of power of position and power of money. तो अब मैं पावरफुल फील करने लग गई हूँ विद इन माई सेल्फ। तो अब मेरी भी उतनी ही ईगो है, मैं भी उतना ही पावरफुल फील करती हूँ जितना कि मेरा हस्बैंड फील करता है। तो अब लड़ाई बराबरी की है। तो अब बराबर में लड़ाई, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो वो वैसा वाला हो, लेकिन रहना तो है साथ में। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे पावर ऑफ द सेल्फ पे, कि अगर हम ये समझ पाए कि ये गेम जो है, ये जो रिश्ता है, ये उस पावर से बढ़कर है। अगर हम रिश्ते को ज्यादा अहमियत दें रादर देन कि हम उस पावर गेम को ज्यादा अहमियत दें। लेकिन ये पावर ऑफ सेल्फ क्या है, ये थोड़ा सा आप समझाइए। तो पावर ऑफ सेल्फ क्या है कि हम सब जो बीइंग्स हैं, वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स, लेकिन हम सब में अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। तो जब हम ये समझने लगेंगे कि जो भी लड़ाई हो रही है उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, हाउ एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू इट एनर्जेटिकली। अच्छा, एनर्जेटिकली मीनिंग देखिए कि सपोज मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कहा, तो मैं हर्ट फील करूंगी, मैं ह्यूमिलेटेड फील कर सकती हूँ, या मैं अप्रिशिएटेड फील कर सकती हूँ। तो ये जो इमोशन मैंने फील किया वो एनर्जी है। अच्छा, वो एनर्जी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। देखिए, इमोशन कहीं बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। तो उन्होंने जो कहा वो शब्द खाली एक ट्रिगर है। अच्छा, फील तो मैंने किया ना, इट्स लाइक पिन चुभाया। तो उन्होंने बोला ये, अब मैं इतना छोटा रिएक्शन दूंगी या मैं इतना बड़ा रिएक्शन दूंगी, ये मेरे हाथ में। मतलब ये फुसकी बम फूटा या बड़ा सा एटम बम फूटा, ये मेरे हाथ में है। सो रिएक्शन जो मैं दे रही हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, राइट। उन्होंने जो शब्द कहे वो मेरे अंदर किस इंटेंसिटी ऑफ इमोशन को जगाएंगे, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। राइट। तो अगर मैं बहुत सारा इमोशनल बैगेज लेके आ रही हूं तो मैं एटॉमिक बम की तरह फट सकती हूँ, और अगर मैं सॉर्टेड हूं तो मैं उसको एक बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। दिस इज द पावर ऑफ द सेल्फ। अब उसको हम जितना ज्यादा सेल्फ पे काम करते रहेंगे, कि मुझे अगर मैं बैठूं और मैं ये देखूं कि अच्छा ये आर्ग्यूमेंट हुआ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, तो इसमें मैं कहाँ हर्ट हुई, या मैंने क्या फील किया, एंड व्हाट वाज माय बिलीफ, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी जो मीट नहीं हुई, बिकॉज ऑफ दैट आई फेल्ट हर्ट। सपोज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे हस्बैंड मुझे इस खाना बनाने पे अप्रिशिएट करेंगे, बट ही डिडंट। उनकी चॉइस है, उन्होंने नहीं किया, बिजी थे, कुछ भी हुआ, है ना, जस्ट एन एग्जांपल। उन्होंने नहीं किया मुझे अप्रिशिएट। नाउ आई फील रिजेक्टेड कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी थी। तो उनकी कोई गलती नहीं है, एक्सपेक्टेशन मेरी थी। क्या मैंने उनको बताई थी? नहीं बताई थी, तो अनसेड एक्सपेक्टेशन है।
अब वो उनके हाथ में तो कोई बॉल गई ही नहीं ना, मेरी एक्सपेक्टेशन अनसेड है, अनमेट हो गई, तो मैंने ही हर्ट फील कर लिया। राइट नाउ इसमें वो तो कहीं है ही नहीं गेम में। तो अच्छा, इसमें कहीं ये वाला पॉइंट भी आता है कि आप पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव हूँ, या क्या अप्रोच है हमारी एनर्जीज का, कि हम कैसे हैं, हाँ, खुद हमारा सेल्फ कैसा है। हाँ वो मैं बताती हूँ। तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए बताती हूँ कि तो जितना हम अपने आप को जानेंगे, जितना मैं ये समझ पाऊंगी कि इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में मेरी अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं ये समझ पाऊंगी कि अच्छा ये मीट हुई, ये नहीं मीट हुई, और फिर उसका जो भी रिजल्ट है तो वो रिलेशनशिप सॉर्टेड होती चली जाएगी। बिकॉज मैंने अपने आप को स्टडी किया और सिमिलर उन्होंने अगर किया, तो ये जो वर्क है, इसीलिए कहते हैं कि शादी जो है ना वो बहुत ही ऐसा ऐसा प्यार के धागे वाला रिश्ता है जिसमें अगर गांठ पड़ जाए तो पड़ जाएगी। तो इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है पर्सनली कि इसीलिए मैरिज से पहले शायद अगर हम कुछ एक एजुकेशन बच्चों को दे पाए, जो भी उसके लिए जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अदरवाइज वी डोंट इवन नो कि हम किस एक्सपेक्टेशन के साथ उस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। मैं किस सेटअप से आई हूँ भाई, मैं एक डिफरेंट सेटअप से आई हूँ, मेरे हस्बैंड एक डिफरेंट सेटअप से आए हैं, एंड हम एक मैरिज में एंटर कर रहे हैं और हम ये जानते ही नहीं है कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। एंड देन वी से कि अरे हमारी लड़ाई हो रही है। तो उनकी जो फादर की या मदर की इमेज है, या हस्बैंड या वाइफ की इमेज है, वो उनके पेरेंट्स से आती है, और मेरी जो इमेज है वो मेरे पेरेंट्स से आती है, विच इज ऑब्वियसली डिफरेंट। तो दो इमेजेस जो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कैसे मैच करेंगे? टिल द टाइम वी सिट डाउन एंड वी टॉक अबाउट इट, एंड वी इवन एटलीस्ट आपस में बात करने से पहले खुद तो जाने। और कितनी थर्डली ये इन्फ्लुएंस्ड है हमारे मीडिया से, कि कितनी मूवीज मैंने देखी और मैंने देखा ओहो ऐसे फूल आते हैं और ये होता है हस्बैंड ये सब तो फिल्मी नोशन है, फिल्मी नोशन है, राइट। लेकिन ना तो मैं मतलब सो कॉल्ड काजोल हूं, ना मेरे हस्बैंड शाहरुख खान है, तो वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन हम ड्रिवन हैं, तो जब हम अगर एटलीस्ट बैठ के ये सोचें और उस पे काम करें तो रिलेशनशिप सॉर्टेड हो सकता मैंने है। कहीं ये भी पढ़ा था पायल जी, बहुत अच्छी किताब में कहीं, कि आपके पास जब कुछ काम नहीं होता है ना लाइफ में, कोई पर्पस नहीं होता है, तब आप खाली होते हो, तब आप लड़ते हो, तब आप सबसे ज्यादा लड़ते हो, और आप तब हर रिश्ते में हर किसी से लड़ते हो। हाँ, बिकॉज देखिए क्या है कि हमारी अगर आप कंडीशनिंग देखोगे, तो अगर सपोज ये एक सफेद लाइट है तो मेरी ध्यान सबसे पहले उस काले दाग पे जाएगा है ना, दैट्स हाउ वी आर कंडीशनड। ये कंडीशनिंग है हमारी, और सबकी है शायद ओवरऑल। तो हम हमेशा परफेक्शनिस्ट की तरह बात करते हैं, लेकिन ना तो मैं परफेक्ट हूं ना कोई और परफेक्ट है। तो अगर हमारी अप्रोच में ही बदलाव लाना पड़ेगा, जो कि बहुत मेहनत का काम है, मैं नहीं कह रही हूँ कि जल्दी आएगा, टाइम लगता है, लेकिन ये कि किसी को भी देखें तो 0 to मूवमेंट फॉरवर्ड है। अगर 100 से जज करना शुरू करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो क्या जब भी मैं किसी रिश्ते की बात कर रही हूँ, किसी बच्चे की बात कर रही हूँ, किसी भी जगह पे कोई भी बात कर रही हूँ, तो मेरा बैरोमीटर क्या है? 0 to 100 है या 100 to बैक है? अगर 100 to बैक है तो आई विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड, आई विल ऑलवेज बी क्रिटिकल, बिकॉज मैं परफेक्शन से जज कर रही हूँ, एंड वी आर नॉट परफेक्ट। परफेक्शन इज अ मिथ, क्योंकि किस डिक्शनरी में, किस किताब में लिखा है कि ये परफेक्शन की डेफिनेशन है, एंड हाउ कैन सो मेनी पीपल फिट इनटू वन डेफिनेशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जब भी हम जज कर रहे हैं, वैसे तो जज करना इन इटसेल्फ गलत है, लेकिन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, हम करेंगे ही करते हैं, तो क्या हम उस रिलेशनशिप में या उस बच्चे के लिए या किसी भी चीज के लिए, क्या हम ग्रोथ देख सकते हैं कि अच्छा है तुमने 70 पे थे एंड यू हैव वर्कड एंड वी हैव वर्कड एंड नाउ वी हैव मूव्ड टू 80, तो इज दैट नॉट अ गुड एटीट्यूड? तो वो जो एटीट्यूड है वो हमको बहुत कॉन्शियसली डेवलप करना पड़ता है, एंड ये जो कॉन्शियस एफर्ट है, इसको मैं बोलूंगी पावर ऑफ द सेल्फ है। अच्छा, कि हम जब अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर वो कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे होते हैं, तो हम अपना पावर ऑफ द सेल्फ बढ़ा रहे होते हैं। बिकॉज मेरी खुशी या मेरा दुख आपके ऊपर निर्भर नहीं है, वो मेरे ऊपर है कि अगर इन्होंने ये दिया, अगर इन्होंने एप्रिसिएशन दिया,
तो भी मैं खुश हूँ, और अगर नहीं दिया तो भी मैं खुश हूँ, बिकॉज मैंने खाना इसलिए बनाया था क्योंकि मेरा मन था अच्छा खाना बनाने का, जो आया वो बोनस। लेकिन हम मोस्टली करते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही, हाय मैं इतना दुखी थी लेकिन फिर भी मैंने बनाया। तो आपको उसने कहा नहीं था, आपने अपनी इच्छा से बनाया है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि मैंने किस बेसिक प्रिमाइस से वो काम किया था, मेरा बेस क्या था? मेरी बेस ये थी कि मैं खाना बनाऊंगी और वो मेरी तारीफ करेगा, या फिर कि मेरा ये आउट ऑफ लव या आउट ऑफ ड्यूटी जो भी मैं कर रही हूँ, ये मेरा उस रिलेशनशिप में ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, एनर्जीज पे भी बताइए कुछ पायल जी। हाँ, कि क्या एक दूसरे की एनर्जी भी मैटर करती है? कि क्या बिल्कुल। पता आपकी पॉजिटिव है, मेरी नेगेटिव है, तुम आप तो पॉजिटिवली कह रहे हैं हाँ, और मैं हर चीज यार इसने तो ये कह दिया, यार ये तो क्यों कह दिया इसने। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, हमारी इट्स लाइक कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर मेरा +5 है और आपका -2 है, तो कौन जीतेगा? प्लस 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 +3 हो जाएगा, बैलेंस। लेकिन अगर आपका -5 है और मेरा +2 है, तो क्या रहा? माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो नॉट नेसेसरली एवरी टाइम पॉजिटिव विल विन, बिल्कुल। है ना? जरूरी नहीं है। अगर आप मुझ पे हावी हो गए मेरी पॉजिटिविटी पे, तो आप भी जीत सकते हो। तो अब अगर हम इसको प्योरली एनर्जी उसमें देखें कि जैसे यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, हाँ, बिल्कुल वही जानना चाहती थी मैं। तो देखिए, हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं और हम थ्रॉब कर रहे हैं, जिसको आपने बहुत सुना होगा, वाइब्रेशन। तो हमारी वाइब्रेशन कैसे डिफाइन होती है? सो जितने पॉजिटिव इमोशंस मैं कैरी कर रही हूँ या नेगेटिव इमोशंस मैं कैरी कर रही हूँ, उसके हिसाब से मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, सो द मोर पॉजिटिव आई कैरी, द मोर हायर आई विल बी। तो इट्स लाइक कि मैं एक लाइट बीइंग हूँ जो मैं यहाँ ऐसे ऐसे थ्रॉप कर रहा हूँ, और अगर किसी के अंदर नेगेटिव ज्यादा है तो वो यहाँ थ्रॉप करेगा। अच्छा, लेकिन हम सब थ्रॉप कर रहे हैं ऐसे, इट्स लाइक कि जुगनू जल रहा है। हाँ, तो वो यूनिवर्स में हम सब ऐसे ऐसे जुगनू की तरह चमचमा रहे हैं। और मोस्टली हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या कैसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि यही है। अच्छा, हाँ, देखो, तभी अगर आप देखो कि जो लोग मोस्टली लोअर वाइब्रेशन पे हैं, उनके साथ के एक्सपीरियंसेस भी मोस्टली वैसे ही होते हैं। राइट। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, और जैसे जैसे हम वो पावर ऑफ द सेल्फ पे काम करते हैं, वैसे वैसे हम ऊपर जाते हैं। कि अगर मान लो मैंने समझ लिया कि मेरी इनसिक्योरिटी है इस रिलेशनशिप में, एंड मैंने उसको निकाल दिया यूजिंग एनी मोडालिटी, मैं राइटिंग करूं, मैं हीलिंग करूं, मैं कुछ भी करूं, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए एक इमोशन ड्रॉप किया, अपने सिस्टम में से निकाल दिया, तो मैं थोड़ा ऊपर आ गई, फिर मैंने थोड़ा ऊपर आ गई, फिर मैं थोड़ा ऊपर आ गई। सो दैट इज हाउ मैच करेंगे, दैट इज हाउ वी आर गोइंग हायर। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाती जा रही हूँ वाइब्रेशनली, वैसे वैसे मेरे सारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैं यहाँ हूं, तो यहाँ वाला कोई भी इंसान या कोई भी एक्सपीरियंस मेरे से मैच कर सकता ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? जब यहाँ मैं सपोज हूँ, 12th के साथ 12th के ही बच्चे पढ़ते हैं ना, बिल्कुल, तो फर्स्ट के नहीं पढ़ते। तो अगर मैं सपोज वाइब्रेशनली उतनी हायर हूं, तो मेरे एक्सपीरियंसेस वैसे ही होंगे, मेरे आसपास लोग वैसे ही होंगे। एंड अगर आप देखो कि जैसे जैसे आप ग्रो करते चले जाते हो, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो पीछे छूटते चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक टाइम के आपके साथ बहुत प्यारे थे, लेकिन आज आपके साथ जेल नहीं करते। वो ऑटोमेटिकली होता है। क्यों? बिकॉज यू आर ग्रोइंग हायर एंड दे आर प्रॉब्ली एट द सेम स्टेज, और वो उस स्पेस पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है पायल जी कि हम क्या पता बचपन में किसी और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ जन्मे हो, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम उस हायर लेवल तक जा सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए यही है जो, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी बोलूं तो वो यही है। आप कोई भी मोडालिटी ले लीजिए, उसका स्पिरिचुअलिटी का पर्पस एक ही है, आपको हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ टिप्स भी बता दीजिए कि मान लीजिए नहीं कोई व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव रख पा रहा है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जब हम बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तब फिर हम कैसे खुद को हील करें, कैसे हम फिर वो फ्रीक्वेंसी तक ऊपर बढ़े? तो सबसे आसान रास्ता है ब्रेथ। देखिए, श्वास एक ऐसी चीज है, सांस एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ आती है और हमारे साथ ही जाती है। सो द मोमेंट आपको लग रहा है कि मैं बहुत एजिटेटेड हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप नर्वस फील कर रहे हो, सपोज कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है या एक मीटिंग है या कुछ भी है, या लड़ाई हो गई,
अगर आप सिंपली आए, बैठ जाएं, अपनी स्पाइन को करें स्ट्रेट एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन द ब्रीदिंग, एंड वो जो भी ब्रेथलेसनेस होगी, ऐसा हो रहा होगा, 5-10 मिनट के बाद यू विल फील रिलैक्स्ड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोकस ऑन द ब्रेथ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर और सारा मेडिटेशन देखिए, आप कोई भी पद्धति देख लें, आप सब सांस की क्रिया है, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली सांस नहीं है, प्राण शक्ति है। अगर आप देखो तो विद एवरी ब्रेथ हम प्राण ले रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे, आप जैसे आप माउंटेन्स पे जाते हो, आप बाहर हवा में जाते हो, आप ज्यादा रिफ्रेश्ड फील करते हो। क्यों? स्किन ग्लो करने लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर जो एयर है उसमें ज्यादा प्राण शक्ति है, क्योंकि उसमें सन की एनर्जी है, उसमें पहाड़ों पे फ्रेश पेड़ों की एनर्जी है। तो जब वो एनर्जी हमारे अंदर आती है, हमने जैसी सांस ली तो वो एनर्जी हमारे अंदर आई। अब वो वाइब मतलब उसके अंदर से इतनी क्वांटिटी ऑफ प्राण शक्ति है, शहर की एनर्जी में इतनी है। तो हमने जब वो एनर्जी ली, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मुझे क्वांटिफाई करना है, तो वो इतनी एनर्जी ली तो मैं क्या फील करूंगी? आई विल फील गुड, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। रिजुविनेटेड। तो वो इतना सटल प्रोसेस है कि हम हर मिनट कर रहे हैं, हर सेकंड कर रहे हैं, लेकिन एज ह्यूमंस मुझे लगता है कि हम लोगों की बहुत आदत है कि हम कॉम्प्लेक्स चीजें हो तो ही हम उसको ध्यान देते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे फास्टेस्ट मेथड है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। इससे ज्यादा इफेक्टिव कुछ नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है टिप आपने बताया। एक मेरी ना क्यूरियोसिटी है, ये एनर्जी हीलर से मैं हमेशा पूछना चाहती थी। पूछो। तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो हमारे घर में मंदिर था, तो मैं वहां जाके बहुत सारे ऐसे भजन गाती भी थी, सुनती भी थी, और मतलब स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड थी। पर मुझे पता नहीं था तब ये स्पिरिचुअलिटी थी ही नहीं, ट्रेंड में ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज होती है और हम भी ऐसे हो सकते हैं। बस हम फील करते थे, महसूस करते थे। देन लेटर ऑन जब मैं कॉलेज में आई ना, तो मैंने रियलाइज किया कि ये लोग जो कहते हैं ना ऐसा कि यार कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, वो मैंने महसूस करना तब शुरू करी, क्योंकि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए उस अपनी पहली वाली लाइफ से। बट अब जब स्पीकिंग ट्री में जब से मैं आई हूँ ना, तब से उसके बाद मैंने महसूस किया कि अच्छा, ये ना उन एनर्जीज की वजह से था, उस एनवायरनमेंट की वजह से था। मेरे आसपास इतना अच्छा ऑरा और इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता था मंदिर में कि वो एनर्जीज मुझे पॉजिटिव करती थी और वो मुझे एक लेवल शायद हायर उठाती थी। देखिए उसका पर्पज है, मंदिर ऐसा क्यों है, मंदिर में जाके हम शांति क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो साउंड इज द बिगेस्ट हीलर। ओम की साउंड है ना, साउंड इज द क्रिएटर। तो ओम की साउंड है, और वो जो घंटी है वो ऐसे ही नहीं बनी है, उसकी एक शेप है। और अगर एक्चुअली में अगर अच्छी कोई घंटी होगी तो वो अष्ट धातु से बनी है। तो वो जब घंटी बजती है, उसकी एक वाइब्रेशन है जो ऐसे आती है। अच्छा, हाँ, मतलब आप देख साइंस है। हाँ, उसके पीछे साइंस है। तो वो जो घंटी आप बजाएंगे तो उसमें वो टन टन ऐसे वो जो वाइब्रेशन, हाँ, वो जो वाइब्रेशन निकलती है उस घंटी से, वो उस पूरे एनवायरनमेंट को और आपको सूद करती है। आप कभी भी ऐसे वो सिंगिंग बोल वाला म्यूजिक सुनो तो क्यों काम हो जाता है? क्योंकि वो जो साउंड है वो आपकी पूरी बीइंग को काम कर देती है। इसलिए हर चीज जो आध्यात्मिक पहले बनाई गई है वो बहुत ही साइंटिफिकली बनाई गई है, और उसका एक पर्पस अगर आप देखें, उसका शेप ऐसे ही है मंदिर का। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो है जब इस तरीके से बनाया जाता है, अगर पिरामिड शेप, मोस्टली उसका पिरामिड शेप है। क्यों? क्योंकि पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एनर्जी का बेस्ट कंडेंस कलेक्टर है। तो जब हमने ऐसे बनाई उसकी शेप मंदिर के ऊपर की, तो वहां बेस्ट तरीके से एनर्जी कलेक्ट होती है, इसलिए वहां ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, सूदिंग फील होता है। सूदिंग फील होता है। हम जाके कुछ ना भी भजन गाएं, लेकिन हम बैठ भी जाएं तो वहां शांति महसूस होती है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में उतनी घंटी बज चुकी है। भाई अगर मैंने मान लीजिए नहीं भी बजाई है, लेकिन मैं वहां जाके बैठी हूँ, तो वहां कितने सालों से उस एनवायरनमेंट में वो घंटी बज रही है, वो भजन गाए जा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी तो पावरफुल है। जब मैं एक लोअर सो कॉल्ड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से वहां गई, तो मैं तो वहां की पॉजिटिविटी जमा करूंगी ना, बिल्कुल, तो आई विल फील बेटर। पायल जी, आखिरी सवाल मेरा रिलेशनशिप्स पे है कि क्या रिश्ता सफल बनाने के लिए कोई परफेक्ट मिक्स होता है? बिल्कुल एक मिक्स तो है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। कि ट्रस्ट इस बात का कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो मुझे हार्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ट्रस्ट की
अगर हम दोनों का डिसएग्रीमेंट भी है तो वो मेरे ऊपर नहीं है, मेरे विचार पे है। तो आइडेंटिटी और बिहेवियर के बीच में डिफरेंशिएशन, कि ये जो है ये मेरे ऊपर पर्सनल अटैक नहीं हुआ, ये सिर्फ मेरे विचार के साथ एक मतभेद हुआ। तो ये ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट, कि ये व्यक्ति जो है या जो भी है, चाहे वो मेरे फादर हो, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, चाहे जो भी रिलेशनशिप है, उसमें रिस्पेक्ट है कि हम एक दूसरे को उतनी स्पेस देते हैं कि हम, मान लीजिए मैं नहीं भी साथ बैठना चाह रही हूँ, देन इट इज फाइन। अगर मैं नहीं भी बोलना चाह रही हूँ, देन इट इज फाइन। दैट रिस्पेक्ट, दैट अंडरस्टैंडिंग, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये 3 चीजें सिर्फ समझे कि क्या हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अच्छा इसको अगर चाइनीज पसंद है और मुझे ये पसंद है, देन इट्स फाइन, ये अंडरस्टैंडिंग है। और फोर्स ना करें किसी भी चीज के लिए, वो रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट ये भी है कि चलो आज तुम्हारी मान लेते हैं, कल मेरी मान लेंगे, बिल्कुल। तो कोई मतभेद नहीं है ना। वो भी उतना ही अच्छा है, ये भी उतना ही अच्छा है। ये नहीं कि अच्छा तुमने चाइनीज नहीं खाया तो अब देखो तुम मुझे प्यार नहीं करते हो इसलिए तुमने नहीं खाया। सो इट इज नॉट दैट, ऑल्दो इट इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, लेकिन रिलेशनशिप्स जो है ये छोटे 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 इवेंट्स ही तो है, और हम छोटी छोटी बातों का ही तो गांठ बनाते हैं। बिल्कुल। इसने मेरी ये बात नहीं सुनी, देखो मेरे को प्यार नहीं करता, या देखो पहले तो ऐसा करता था अब नहीं ऐसा करता। तो क्या है, हमने कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट किया, कहीं ना कहीं उसके उस वैचारिक मतभेद को मैंने पर्सनलाइज कर लिया। बिल्कुल। तो अगर हम ये समझ, तो यहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट को हमने ब्रेक हो गया कहीं ना कहीं ट्रस्ट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि समय मांगती हैं। रिश्ता एक ऐसी चीज है जो समय मांगता है, वो नर्चरेंस मांगता है। जैसे बच्चा है, आप ऐसे ही नहीं बड़ा कर सकते, वो नर्चरेंस मांगता है। ऐसी रिलेशनशिप है, वो टाइम, एनर्जी, एफर्ट मांगता है। अगर आप नहीं देंगे ना, वो नहीं ग्रो करेगा। इट्स लाइक अ प्लांट, पौधा है ना, तो छोटा सा पौधा था, शादी हुई, पौधा है छोटा सा, अब उसको हमको मिल के नर्चर करना है। इट्स नॉट कि हो गई चलो काम खत्म, मिल गया अब तो मिल गया, टारगेट अचीव नहीं है वो। इट्स अ टारगेट गिवन, कि आपने को वो पौधा दिया गया है, अब आप नर्चर करें उसको। तो अगर हम ये समझ पाते हैं, देन नथिंग लाइक इट। एंड पावर ऑफ सेल्फ भी। हाँ, पावर ऑफ सेल्फ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी इस चर्चा में थैंक यू फॉर जुड़ने के हैविंग लिए। मी। तो आज की स्पिरिचुअल टॉक विद इला गोस्वामी में इतना ही। हमारे साथ जुड़ी थी मशहूर एनर्जी हीलर और लाइफ कोच पायल शर्मा जी। अगले एपिसोड में हम फिर आपको किसी खास मेहमान से मिलवाएंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।